गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, इस कोरोना काल में सेफ होंगे आप लोग। तो आप लोग को जैसा कि पता होगा, वीडियो आपने देखा होगा सर के चैनल पे कि टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट हो रहा है। चारों सब्जेक्ट्स के, रीजनिंग हो, मैथ हो, साइंस हो, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का हो। ठीक है, तो ये सारे के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। सबकी टाइमिंग आपको एक दो दिन में पता चल जाएगी। ऐसा इसीलिए किया गया है, ऑनलाइन सारा टेस्ट चलेगा, ऑनलाइन डिस्कशन चलेगा स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हर एक बच्चे जो भी कोरोना काल में पढ़ाई जिनकी डिस्टर्ब रही है, कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो उनको भी आ रही है। हर एक को प्रॉब्लम आ रही है, चाहे किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी को कम प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रीजनिंग सेक्शन से ऐसा कुछ लेकर के आया हूं कि हर एक के लिए बेनिफिशियल होगा। आपको एक दिन पहले या दो दिन पहले आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व आउट करोगे ईमानदारी से, टाइम कनेक्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट डे उस पूरे सेट का मैं डिस्कशन करवाऊंगा। 20-20 क्वेश्चंस का सेट होगा। मैंने क्वेश्चंस तीन तरह के बनाए हैं ताकि आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। पहला क्वेश्चंस का सेट होगा मिसलेनियस का, जिसमें कि 20 के 20 क्वेश्चंस मिक्स चैप्टर से होंगे। ये पहला सेट हो गया। दूसरा सेट मैंने तैयार किया हुआ है जिसमें कि हाफ हाफ 10 क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस से होंगे और 10 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, और तीसरा सेट मैंने बनाया हुआ है टोटल 20 का 20 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। सर ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हर एक को फायदा पहुंचे, हर एक को ये जरूरी है। मिसलेनियस क्वेश्चंस अगर आप बनाते हो तो वो एक तरह का प्रैक्टिस हो गया, एग्जाम पैटर्न का हो गया। अगर 10 क्वेश्चंस में मिसलेनियस डालता हूं, 10 क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज डालता हूं, तो उसमें क्या हो गया, 10 मिसलेनियस पे भी प्रैक्टिस हो गई आपकी और 10 चैप्टर वाइज आपको कंसेप्ट भी मिल गया। ठीक है, और एक तरह का सेट है जो कि कंप्लीट एक ही चैप्टर से, वो सीखने के लिए मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों के पास अच्छे कंसेप्ट्स नहीं है, या वो बेसिक से बनाते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है, या कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का नहीं है क्वेश्चंस बनाने में, तो वो जो सेट होगा आपका चैप्टर वाइज 20 के 20 क्वेश्चंस, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो बहुत जल्द ये स्टार्ट होने वाला है। ये एज ए डेमो में एक वीडियो डाल रहा हूं जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें कि मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं, जो कि टोटली मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर से डाल रहा हूं, जो कि एग्जाम पैटर्न का होगा और हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और डिस्कशन के लिए आप टेंशन मत लो कि ऑनलाइन में कैसे होगी नहीं होगी, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगी आपको। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप बस मेहनत करो, कनेक्ट रहो, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और बहुत अच्छे तरह से समझ में भी आएगी। आपको फील नहीं होगी कि आप ऑफलाइन में बैठे हुए हो कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। आपको जरा सा भी, और ऑफलाइन से बेहतर ही होगा, इसके लिए इसकी गारंटी तो मेरी है। तो आप लोग आइए, कनेक्ट कीजिए। क्लासेस के शेड्यूल्ड आपको डाल दिए जाएंगे। बहुत ही मिनिमम फी पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जैसा कि क्वेश्चंस नंबर 1 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ये है आपका फाइंडिंग द मिसिंग करेक्टर से क्वेश्चंस है। आपको क्वेश्चंस में यहाँ पे दिख रहा होगा 3 सेट दिए हुए हैं, है ना? तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि एक सेट यहाँ दिया हुआ है, एक सेट यहाँ पे और एक सेट यहाँ पे, लेकिन थर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें कुछ मिसिंग है। सर क्या मिसिंग है? तो यहाँ पे तो कंप्लीट है, 4 3 का कुछ ना कुछ रिलेशन 25 से दिया गया है। उसी तरह से 2 और 5 का रिलेशन कुछ ना कुछ 29 से दिया हुआ है। तो सेम रिलेशन हमको ढूंढना है कि 1 और 7 का रिलेशन आखिर किसके साथ होगा। अब दिमाग लगाइए, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें जोड़ घटाव गुना भाग यही हो सकता है, या स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, यही हो सकता है। तो हम यहाँ पे 3 और 4 को ऐसा क्या किया जाए कि 25 आए, लेकिन सेम चीजें यहां पर भी करने पे 29 आए, फिर हम लोग आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ बच्चे बना ही भी लिए होंगे। क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया है। यहां से देखते हैं कि अगर पहले केस की अगर मैं बात करूं तो क्या किया गया है, 4 जो दिया हुआ है 4 का स्क्वायर किया गया है, प्लस कर लो आप 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 हम लोगों को मिल गया। मिल गया कि नहीं? तो पहला सेट तो क्लियर। क्या दूसरे में भी वही किया गया है? तो चेक कर लेते हैं ना। 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4।
बिल्कुल 29 हमको मिल गया, मतलब कि हम लोग सही जा रहे हैं। तो तीसरे में भी हम लोग वही करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग भी आंसर्स निकालने के लिए कि 7 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर क्या टिक करोगे, डी नंबर 50। मे भी पहला क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया था, ऊपर वाले दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इसका भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो हम लोगों ने भी क्या किया, स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया और आंसर मिल गया। क्लियर? तो पहला सेट आपका क्लियर हो चुका है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है, LO, PQ, MP और CF। इन चारों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, कोई एक है जो बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो हमको डिफरेंट पता, तो याद रहे जब भी अल्फाबेटिकल क्वेश्चन होती है, क्या है, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन है। अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस आपको सीरीज में भी पूछे जाते हैं, एनालॉजी टेस्ट में भी पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछे जाते हैं, अल्फाबेट में पूछे जाते हैं, सीरीज में पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। तो याद रहे कि बहुत सारी जगहों पर आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप बेहतर होगा कि प्लेस वैल्यू आप याद रख लो। प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू एनी हाउ याद रहना चाहिए। कभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्लेस वैल्यू या अपोजिट वैल्यू इजी वे में कैसे याद रखना है, वो सब मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो उसका। अगर याद रहेगा तो समय बचा पाओगे आप और क्वेश्चंस मिस नहीं करोगे आप। तो जैसे कि यहां पे है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, LO, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, PQ, तीसरा ऑप्शन है MP और चौथा ऑप्शन है CF। अब बताओ कि ABC और D में से ABCD में से डिफरेंट आखिर कौन सा है। ओके, तो हम देखते हैं कि L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 और M का 15। क्या लगता है क्या किया गया है, +3 किया गया। L का प्लेस वैल्यू 12 और O का प्लेस वैल्यू 15, तो कितना जोड़ा गया है, 3। अब P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 और Q का कितना होता है, 17। क्या किया गया है, 1 जोड़ा है। क्या जोड़ा है, 1। अब M का प्लेस वैल्यू होता है 13 और P का होता है 16। क्या किया गया है, 3 जोड़ा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो, है कि नहीं। फिर C का प्लेस वैल्यू होता है 3 और F का प्लेस वैल्यू होता है 6। क्या लग रहा है, क्या जोड़ा गया है, तो 3 जोड़ा गया है। अब बताओ तीनों में से डिफरेंट आखिर कौन सा है, बता सकते हैं कि डिफरेंट आखिर कौन सा है। तो बताइए डिफरेंट कौन सा है, क्योंकि इस तीनों में क्या किया गया है, +3, लेकिन इसमें +1 किया है। दैट मीन्स योर आंसर इज बी। बी इज योर आंसर। तो ये तो आसान क्वेश्चन था कि नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, समझिएगा जरा इसको क्या किया गया है। पहला टर्म जो दिया गया है, पहला टर्म 62, फिर उसके बाद 3927 और 23। क्या है ना कि इस 62 और 23 को कुछ ना कुछ करके ये 3927 लाया है। तो कैसे करके लाया होगा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने किया क्या है, तो सबसे पहले तो 62 में से 23 को सब्ट्रैक्ट किया। बताइए कितना होगा, 62 में से 23 को वो क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई होगी, कौन सा, तो ये वाली वैल्यू आपको मिल गई होगी 39। तो एक वैल्यू तो मिल गया आपको। उसके बाद आते हैं, फिर इसको क्या किया गया है, 39 को ये क्या किया गया है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दिया गया है। यहां से ये वैल्यू लाया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, देख करके बताओ, 27। तो आपको दोनों वैल्यू मिल गया, 39 और 27। एक बार और समझा जाए इसको,
कि क्या किया गया है। तो देखो यहां पर भी आपको दिया गया है 62 और 23 को कुछ ना कुछ करके क्या लाया गया है 39 27। उसी तरह से 42 और 15 को कुछ ना कुछ करके 27 14 लाया है। तो आपको यहाँ का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने देखा किया क्या है, तो सबसे पहले तो 62 जो यहाँ है और 23 जो यहाँ है उसको वो क्या कर लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो 62 माइनस 23 39, पहला दो टर्म हमको मिल गया। फिर ये जो वैल्यू आया 39, इसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 927, तो दूसरा टर्म भी मिल गया। लेकिन दूसरे में भी अप्लाई हो तब तो, इसमें तो चलो अप्लाई हुआ, क्या दूसरे में भी अप्लाई हो रहा है? तो चलो चेक कर लेते हैं हम। ओके, दूसरे में क्या किया गया है तो चेक कर लेते हैं। दूसरे में दूसरा वैल्यू दिया हुआ है 42 27 14 और यहाँ पे 15। तो सबसे पहले क्या करना है, तो 42 में से 15 को घटा लेते हैं। देखो 27 आ गया। फिर क्या करना है हमको कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 करना है। तो अब आप भी बताइए कि यहाँ पे 27 और 14, सेम यहाँ पे 27 और 14 आ गया, मतलब कि हमारा लॉजिक बिल्कुल ही सही है। अब तो हम लोग आंसर्स बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। तो चलिए आंसर निकालते हैं। तो क्या दिया हुआ है 53 और यहाँ का वैल्यू तो हमको पता करना है, और यहाँ क्या दिया हुआ है 16। तो चलो वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले जो करना है 53 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 37 हो गया, नहीं होगा? 53 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो 37। फिर क्या करना है हम लोगों को, तो 3 इंटू 7 करना है इक्वल टू 21। तो अब बताइए कि वैल्यू तो मिल गया हम लोगों को 37 और 21। तो आंसर क्या हो जाएगा 37 21 इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, था कि नहीं? याद रहिए, याद रखिएगा, ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो योर आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चंस क्लियर? जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। ओके, तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ओके, ये क्वेश्चंस तो हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 4, सीरीज का क्वेश्चंस है और अल्फाबेटिकल सीरीज है कि नहीं है? तो कह रहा है कि यदि पहला टर्म जेड है, दूसरा टर्म एक्स है, तीसरा टी है, एन है, तो इसके बाद बताइए कि क्या होगा। यही पूछ रहा है ना? तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, पहला टर्म जेड, दूसरा टर्म एक्स, तीसरा टर्म टी, चौथा टर्म एन, और नेक्स्ट टर्म हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलो मैं प्लेस वैल्यू लिख देता हूं। जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, एक्स का प्लेस वैल्यू 24, टी का प्लेस वैल्यू 20, एन का प्लेस वैल्यू 14। तो आप यहां पे देख सकते हो, तो क्या किया गया है -2 -4 -6, मतलब आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। जब पहले टर्म में -2 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -6 हुआ, तो अगले टर्म में डेफिनेटली क्या हो जाएगा -8 होगा कि नहीं होगा? तो 14 में से 8 माइनस अगर करोगे तो 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा 6। अब 6 का मतलब एफ इज योर आंसर। ठीक है, अगर याद रहता तो आप डायरेक्ट बना लेते, नहीं ना कि 26 24, तो 2 घटा डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे -2 -4 -6, तो -8 करेंगे तो क्या आएगा एफ इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना? कोई भी छोड़ करके नहीं आएगा, आप लोग भी नहीं छोड़ते इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहां पे देखिए क्या किया गया है। तो पहला टर्म जो दिया गया है 3, दूसरा टर्म 42, तीसरा टर्म 504, फिर है 5040, इसके आगे का टर्म हम लोगों को पता करना है। देखिए सीरीज जो बढ़ रहा है, एक सीरीज होता है कि घट रहा होता है, एक सीरीज होता है कि बढ़ रहा होता है, और एक सीरीज होता है कि बढ़ भी रहा है
और घट भी रहा है। तो यहाँ पे जो ये सीरीज दिया हुआ है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग वे में है। जब कोई सीरीज इंक्रीजिंग वे में हो, बढ़ते क्रम में हो, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, या तो वो एडिशन पे होगा, या वो मल्टीप्लीकेशन पे होगा, या वो स्क्वायर पे होगा, और उसके साथ वो कुछ ना कुछ कर सकता है। एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर के साथ साथ वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है कि स्पीड में बढ़ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी स्पीड है इसकी, बहुत स्पीड से भाग रहा है। पहला टर्म 3 था, 3-4 टर्म में क्या हो गया, 5000 के पार चला गया। मतलब डेफिनेटली ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन बेस्ड है। तो अगर देखते हैं कि 3 और 14 का जो रिलेशन है, 3 और 14 का रिलेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर मल्टीप्लाइड बाय 14 किया गया। अब 42 और 504 में क्या है, तो आप डिवाइड करके देखोगे तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 12 किया गया है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 12 को 2 से किए तो 24, कैरी 2 बच गया। अब 12 को 4 से 48 और कैरी 2 था, 48 2 50, मिल गया ना। अब यहां तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मल्टीप्लाइड बाय 10 हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपको जो है सो यहां पे अगर आपको यहां पे नहीं पता, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, पहला तो 14 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहां पे क्या हुआ है, फिर यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 10 हुआ है कि नहीं। तो डेफिनेटली यहां पे क्या होना चाहिए, 12। तो आगे हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 8 करना है। तो जब आप मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे तो बताओ क्या निकलेगा, जल्दी करते हैं। तो जीरो का तो जीरो होगा ही होगा, जीरो का जीरो, 8 4 जा 32, फिर जीरो से मल्टीप्लाइड तो होगा नहीं, तो 3 जो कैरी था वो यहां आ जाएगा, और 8 5 जा 40, मतलब 40 320 है किसी ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। जब सीरीज अच्छी खासी स्पीड में हो, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चंस। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। याद रहे ये डायरेक्शन में शैडो का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनता है। पहले मैं बेसिक से बना के दिखाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी बता के दिखाऊंगा। क्या कह रहा है कि एक दिन सुबह गणेश और शिव, एक दिन सुबह गणेश और शिव दिया हुआ है ना, एक जस्ट वेट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए थे। मतलब कह क्या रहा है कि गणेश है और शिव दोनों ने क्या किया हुआ है, आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। दोनों एक दूसरे की तरफ, मतलब कि अगर गणेश पूरब की तरफ देख रहा है तो शिव पश्चिम, और अगर गणेश दक्षिण की तरफ देख रहा है तो शिव उत्तर की तरफ देखेगा। आमने सामने फेस का मतलब तो यही होता है। उसके बाद कह रहा है कि कब का समय दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है सुबह का, कि एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए थे, जहां शिव की परछाई, किसकी परछाई, शिव की परछाई कहां पर रही है, तो गणेश के बाईं ओर बन रही थी। तो शिव का मुख किस दिशा में। एक बात बताओ कि परछाई जो बनती है कहां बनती है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन। समय कब का दिया हुआ है, तो समय जो दिया गया है वो है सुबह का। इसका मतलब कि परछाई जो है वो किधर बनेगी, सुबह के समय में लाइट किधर होती है, पूर्व दिशा में, क्योंकि सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में होती है। तो लाइट तो आपको पूरब में है, तो परछाई किधर बनेगी, परछाई जो बनेगी वो पश्चिम की तरफ बनेगी। ये तो क्लियर है। जैसे ही सुबह का समय दे दिया, किसी भी चीज की परछाई पश्चिम में बनेगी। शायद यहां आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब सुबह का समय है तो सूर्य यानी कि लाइट किधर है, पूर्व में, तो परछाई पश्चिम में बनेगी। अब परछाई बन कहां रही है, तो परछाई बन रही है गणेश के बाईं ओर। मान लीजिए कि गणेश यहां पे, ये मैं बेसिक से बता रहा हूं, इतना लंबा आपको बनाने की जरूरत है नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, ये तो क्लियर कि परछाई जब भी बनेगी किधर बनेगी, पश्चिम में। अब देखना है यहां पे अब देखना है यहां पर क्या, कि मान लो कि गणेश यहां पे है,
सर गणेश को ही क्यों लिए, शिव को क्यों नहीं लिए? क्योंकि गणेश के ही ना बाईं ओर परछाई बन रही है, तो गणेश को ही लेना है। अब बताइए कि गणेश अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये क्या हो गया, बाएं, और ये क्या हो गया, दाएं। होगा कि नहीं? अगर आप गणेश हो, आप ऊपर की तरफ देख रही हो, तो इधर बाएं और इधर दाएं। परछाई कहां बन रही है बताइए? तो गणेश के बाईं ओर बन रही है। गणेश के बाईं ओर मतलब इधर परछाई बन रही है। परछाई बनती कहां है सुबह में? पश्चिम। इसका मतलब ये तो पश्चिम हो गया, मतलब कि वेस्ट। तो अगर ये वेस्ट तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब आपको पता है कि NESW क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो इसका मतलब एन यहां होगा। तो हमको क्या मिला कि गणेश किधर देख रहा है, तो गणेश जो है वो नॉर्थ में देख रहा है। तो शिव किधर देखेगा, क्योंकि दोनों का मुख आमने सामने है, तो गणेश यदि नॉर्थ देखेगा तो शिव किधर देखेगा, साउथ, मतलब कि दक्षिण की तरफ देखेगा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ये तो हो गया बेसिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके देख लीजिए। लेकिन अब मैं एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। मैक्सिमम क्वेश्चंस सुबह पे आता है, कुछ क्वेश्चंस शाम पे भी आता है, तो क्वेश्चंस हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं ये सब हटा दूं, चलो मैं ये सब हटा रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा ये सब वेट, ठीक है। चलो चलो रहने दो उसको, ठीक है। तो अब एक मैं टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, जब भी शैडो का क्वेश्चन हो तो ट्रिक याद रखिए। अगर क्वेश्चन सुबह से है, अगर क्वेश्चन आपका सुबह से दिया हुआ है तो क्या करना है, तो दो ट्रिक याद रखना है सुबह के समय में। यदि क्वेश्चन में सुबह का जिक्र हो और परछाई यदि बाएं बन रहा हो, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उत्तर की तरफ देखेगा। कौन? जिसके बाएं या दाएं बन रहा हो। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सुबह, और परछाई कहां बन रही है, बाईं ओर। किसके? गणेश के। इसका मतलब क्लियर हो गया कि गणेश किधर देखेगा, उत्तर, तो शिव किधर देखेगा, दक्षिण। क्लियर है आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में सुबह के साथ अगर दाएं रहता है, यानी कि वह व्यक्ति किधर देखेगा, दक्षिण की ओर। जैसे कि यहां रहता कि सुबह का समय है, सुबह का समय है, और परछाई कहां, गणेश के दाईं ओर बन रही है, तो सुबह प्लस दाएं। तो सुबह प्लस दाएं का मतलब गणेश किधर देख रहा है, दक्षिण, तो शिव किधर देखता, उत्तर। लेकिन अगर सर क्वेश्चन शाम से रहेगा, ठीक है, कि सर यदि क्वेश्चन अगर शाम से रहा तो क्या करेंगे, चलो उसका भी मैं लिखा देता हूं, ठीक है। शाम वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है तो देखिएगा, बस उल्टा हो जाता है। शाम प्लस बाएं हो, इसका मतलब वह व्यक्ति उत्तर नहीं बल्कि दक्षिण की तरफ देखेगा, ठीक है। और यदि शाम के साथ दाएं हो, इसका मतलब वह व्यक्ति उत्तर की तरफ देखेगा। इतना ट्रिक याद रखो, क्वेश्चंस फटाफट बनेगा पढ़ते के साथ। शैडो के क्वेश्चन में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, टाइम और किसका परछाई और किधर बन रहा है, बस। और ये ट्रिक याद रख लो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं चैप्टर वाइज लेकर के क्वेश्चन आऊंगा, तो इसीलिए मैं चैप्टर वाइज लेकर के आया, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज्यादा डील करूंगा। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस है ही नहीं। टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ओके, इस क्वेश्चंस को हम लोग स्किप करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 9 का संबंध 36 से तो 11 का संबंध किससे होगा? मैथमेटिकल जैसे ही नंबर का क्वेश्चन है, आपको जोड़ घटा गुना भाग का कंसेप्ट लगाना है। तो 9 का संबंध 36 से, तो सेम 11 का संबंध किससे होगा? है ना, दिया हुआ। तो चलिए 9 को क्या करें कि 36 आए, मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं। तो क्या 11 में भी अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं तो क्या आता है? 44। क्या ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो कोई दूसरा कंसेप्ट ढूंढना है। एक ही क्वेश्चन दो दो तीन तीन टाइप से भी बन सकता है, लेकिन हमारा आंसर यहां पे मिल गया कि मल्टीप्लाइड बाय 4 किया गया। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर में। क्या कह रहा है देखिएगा। यदि पाम को 43 लिखा जाता है, तो क्या कह रहा है? पाम को 43 लिखा जाता है, तो सेंटा क्रूज को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए कि सेंटा क्रूज को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहां पे देखते हैं कि आखिर क्या किया गया। नहीं लग रहा है कि ऐड किया गया है। जब एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है आगे, तो हम जोड़ करके देखते हैं। तो पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, प्लस ए का 1 होता है, प्लस 12 प्लस 13। अगर जोड़ते हैं तो 3 2 5 1 6 6, सॉरी पी ए एल, पालम है ना, सॉरी पालम था वहां पे, मैंने एक चीज मिस कर दिया। यहाँ पे पालम है, पालम था, तो एक और ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया? 43 आखिर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो उसी तरह से हम लोगों ने भी क्या करने हैं, तो 19 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 21 और प्लस 26, सबको जोड़ लेते हैं। 6 1 7 8 7 15 3 18, 1 19, 4 23, 1 24 और 9 33। 3 कैरी कितना हो गया? 3 3 2 5 2 7 1 8 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12, यानी कि हमारा आंसर निकल करके आ गया क्या? 123। समझ गए? तो सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को वो बस ऐड कर देता है और कुछ नहीं। और कुछ किया है क्या? तो और कुछ भी नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, सिटिंग एजमेंट पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। ओके, तो क्या कह रहा है, यहां से पढ़ना चालू करो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हो गए। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। केंद्राभिमुख मतलब होता है कि आमने सामने फेस करके बैठना, यानी कि केंद्र की तरफ देखना, है ना। फिर कह रहा है कि कोई भी दो पुरुष या दो महिला एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए। मतलब कि 8 लोग हैं, मान लो कि ये रहे वो 8 लोग, 4 2 6 और 2 8, 8 लोग एक केंद्र की तरफ मुख करके, सबका मुख किधर है? तो हर एक का मुख जो है वो केंद्र की तरफ है। तो इतने करने की जरूरत आपको नहीं है। समझ गए? इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा जल्दी जल्दी में 8 लाइन खींच लेंगे। अब याद तो है ही, सबका मुख केंद्र की तरफ। केंद्र की तरफ मुख का मतलब क्या होता है कि क्लॉकवाइज बाएं माना जाता है और एंटी क्लॉकवाइज दायां माना जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज बाएं मतलब घड़ी की दिशा में बाएं होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में जो है दायां होगा। यही अगर केंद्र के बाहर की ओर मुख होता तो इसी का उल्टा कर देते। तो पहला लाइन क्या कह रहा है, याद रखिएगा कि कोई भी दो पुरुष या दो महिला को साथ में नहीं बैठाना है। तो पहला लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए एच की पत्नी है और एच के ठीक बाईं ओर बैठी हो। तो क्या कह रहा है, साइड में लिख लो कि ए जो है वो एच की पत्नी है। तो ए यदि एच की पत्नी है तो एच पति होंगे कि नहीं होंगे? तो ए एच की पत्नी है और कहां बैठी हुई है? तो एच के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है। तो पहला लाइन जब भी सीटिंग में स्टार्ट करो तो बाएं दाएं वाले लैंग्वेज से स्टार्ट करो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, जल्दी बन जाए। तो पहला लाइन तो बाएं दाएं पे दिया हुआ है, मतलब हम शुरुआत कर सकते हैं। कहीं भी बैठा लो एच को,
मान लो कि मैंने क्या किया ना कि एच को यहां पे बैठाया। अब एच एक पुरुष है, क्लियर हो गया। अब ए जो एच की पत्नी है कहां बैठी हुई है, एच के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है। एच के ठीक बाएं मतलब ए। अब क्लियर हो गया कि नहीं कि ए एच की पत्नी और एच के ठीक बाईं ओर। अब आपको पता है कि दो महिला जब साथ में नहीं बैठ सकते और दो पुरुष जब साथ में नहीं बैठ सकते, अगर यहां महिला है तो यहां पे फिक्स है कि पुरुष ही होगा। अब दो पुरुष साथ में नहीं तो यहां पे महिला, फिर पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष और फिर महिला। अब देखिए तो कहीं भी दो पुरुष या दो महिला एक साथ बैठे हुए हैं नहीं, पहले ही क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे का लाइन पढ़िए क्या कह रहे हैं। ए ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। अब ए कहां पे, तो ई के बाईं और तीसरा। अब ए कहां बैठा हुआ है, तो ई के बाईं ओर, एक दो तीन में कौन बैठा हुआ है, ए। ई के बाईं ओर तीसरा बैठे हुए। तो अब ई के बाईं ओर मतलब कि ई को कहां बैठाना पड़ेगा आपको, यहां पे, क्योंकि बाएं तब ना होगा। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा। देखिए ई को यहां बैठा है तो बाएं तीसरा कौन हो गई, ए। चलो इसका यूज मैंने कर लिया, हटा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है पढ़िएगा। एफ डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ कहां बैठा हुआ है, तो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर एफ को बैठाना है, मतलब डी एफ ऐसे बैठेगा। लेकिन आगे कुछ क्लू दिया हुआ है आपको कि डी ए या ई के ठीक पड़ोस में नहीं बैठा हुआ है। तो डी यहां नहीं बैठ सकता, चलो मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि ए के बगल में भी नहीं बैठ सकता तो डी यहां भी नहीं बैठ सकता। तो डी इन दो जगहों पे से तो बैठे, और क्या दिया हुआ है तो देखिएगा, ए के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठी है। आगे एफ डी के दाएं दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ डी के दाएं। अच्छा डी जब यहां नहीं हो सकता, डी यहां नहीं हो सकता, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है आगे, डी ए या ई का ठीक पड़ोस नहीं, एच और सी एक दूसरे के ठीक पड़ोस में बैठे हैं। तो एच और सी एक दूसरे के ठीक पड़ोस में मतलब सी यहां होगा, क्योंकि एच और सी यहां पे पढ़िए, एच और सी एक दूसरे के ठीक पड़ोस में बैठे हैं। एफ अपनी पत्नी बी के ठीक पड़ोस में, एफ अपनी पत्नी डी के बी के ठीक पड़ोस में नहीं बैठी। अब चलिए इसको बैठाते हैं। तो डी तो आपको पता है कि यहां नहीं बैठ सकता और यहां नहीं बैठ सकता। अब डी के दाएं दूसरा एफ, अगर आप डी को यहां बैठाते हो तो दाएं दूसरा एफ तो हो जाएगा, डी और एफ। और अगर डी को यहां बैठ, क्योंकि डी के लिए बस यही दो जगह बच गया है, या तो वो यहां पे बैठे या तो वो यहां पे बैठे, क्लियर, यही दो जगहों पे। तो अगर हम डी को यहां बैठाते हैं तो दाएं दूसरा एफ तो बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप डी को थोड़ी देर के लिए यहां बैठाओ तो दाएं दूसरा एफ बैठेगा, नहीं बैठेगा, मतलब यहां पे डी नहीं बैठेगा, क्लियर, डी यहां बैठेगा। अब दाएं दूसरा में क्या हो गया, एफ, क्लियर, कि डी के दाएं दूसरा एफ। अब एफ लास्ट लाइन देखो कि एफ अपनी पत्नी बी के ठीक पड़ोस में नहीं बैठा। तो एफ अपनी पत्नी बी के बगल में नहीं बैठा हुआ है तो बी कहां बैठेगी, यहां पे। अब एक पर्सन कौन बच गया जरा बताएंगे, जी बचा हुआ है, हो गया, क्लियर। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है वो देखिए, ठीक क्वेश्चन बैठिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी से वामावर्त दिशा में गिने जाने पर, वामावर्त का मतलब होता है घड़ी का विपरीत दिशा, बी से वामावर्त दिशा में गिने जाने पर बी और एफ के बीच कितने लोग हैं। तो बी कहां है, यहां। अब बी से वामावर्त दिशा क्या हो जाएगा बताइए, बी से वामावर्त दिशा आपका यहां होगा, वामावर्त, और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग, दो लोग। आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्लियर है ना। सारा क्लू दिया हुआ रहता है, बस एक या दो चीजें जूम करना होता है। तो पहले जितना कंफर्म डाटा है उसको मैंने बैठा लिया, फिर या खुद वो क्लू दे दिया कि चलो भाई डी को यहां मत बैठाओ, डी को यहां नहीं बैठाओ। जैसे ही डी बैठा तो एफ भी बैठ गया। फिर आगे एक और क्लू दे दिया कि एफ अपनी पत्नी बी के बगल में नहीं बैठी हुई है, तो क्या हो जाएगा, तो बी यहां बैठ गई। क्लियर है ये क्वेश्चंस, ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, वह दाईं ओर मुड़ता है। एक आदमी किधर मुंह किया हुआ है, मान लो कि वो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब किधर मुंह करके बैठा हुआ है, पश्चिम, पश्चिम इधर ही होता है ना। एक आदमी है जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा हुआ, वह दाईं ओर मुड़ता है। तो यहां से दाईं ओर क्या, क्लॉकवाइज, चलो वो दाईं ओर मुड़ा, वह दाईं ओर मुड़ता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ा, और वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है, अब फिर से वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ गया। तो पश्चिम की तरफ मुख किए हुए, फिर दाएं मुड़ा कुछ दूर चला, फिर दाएं मुड़ा और कुछ दूर चला। अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। अब ये तो खैर बच्चा वाला प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं करना है।
जब भी आपसे दिशा पूछे तो ये अप्लाई नहीं करना है। क्या करना है? तो मुख किधर था उसका, बताओ। मुख था पश्चिम की तरफ उसका था। अब वो क्या करता है? तो दाएं मुड़ता है। सबसे पहले क्या करता है? वो दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या? 90 डिग्री। दाएं या बाएं हम लोग कितना डिग्री पे मुड़ते हैं? 90 डिग्री पे। प्लस फिर से एक बार दाएं मुड़ा, मतलब फिर से 90 डिग्री। हुआ कि नहीं? देख लो आप यहां से, वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो दो बार दाएं का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री। हुआ कि नहीं? अब 180 डिग्री में किसी भी व्यक्ति का मुख क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाता? पूर्व। मैंने यहां पे गलत लिख दिया, बिल्कुल मैंने यहां पे थोड़ा गलत लिख दिया है। ठीक है, पूर्व दिशा होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सैलुजम का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे दो कंक्लूजन भी। कौन सा कंक्लूजन सही है? तो पहला क्या कह रहा है बताइए? कह रहा है कि कुछ पेपर जो है वो कलम है। मान लो कि ये पेपर है, कुछ पेपर क्या है? कलम है। बना लिया ना मैंने डायग्राम कि कुछ पेपर क्या है? कलम। दूसरा, सभी कलम पेंसिल है। तो सभी कलम का मतलब सभी कलम लेना पड़ेगा। सभी कलम क्या है? पेंसिल है। चलो मैंने बना लिया डायग्राम, डायग्राम तो बना लिया। अब देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि क्या सभी पेंसिल कलम है? बताइए। तो सभी पेंसिल का मतलब क्या? ये रहा सभी पेंसिल। क्या सभी पेंसिल आपको कलम लग रहा है? नहीं। सभी कलम पेंसिल है, लेकिन क्या सभी पेंसिल कलम है? नहीं। इतना ही पेंसिल है जो कि कलम है। तो पहला आप क्या कहोगे? सर ये गलत कह रहा है, क्योंकि सभी कलम ना पेंसिल है, सभी पेंसिल तो कलम नहीं है। तो पहला उसने गलत कहा। दूसरा, कि कुछ पेपर पेंसिल है। पेपर तो ये रहा, आप देख सकते हो, और पेंसिल है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पेपर भी है और पेंसिल भी है। मतलब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ पेपर पेंसिल है। तो क्या हो जाएगा? केवल दो। केवल दो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए नंबर आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 पे। अब इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं। जब सिंगल क्वेश्चन किसका पूछ रहा है कि समर का अभिप्राय किससे होगा, तो जब सिंगल क्वेश्चन हो, जब सिंगल क्वेश्चन हो तो आपको पूरा लिख करके छांट के बनाने की जरूरत नहीं है। आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं लिख लेता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है? GNRTAG, GNRTAG, ZOG और QMP का मतलब क्या दिया हुआ है? इसका मतलब जरा बताएंगे। तो क्या दिया हुआ है? सियोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कमेटी। फिर दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है? हैटो, ये कोड है हैटो, GNREMF दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या दिया हुआ है? समर ओलंपिक गेम्स। SUMM से हम लोग समर समझ जाएंगे, ओलंपिक और गेम्स दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। इसका मतलब ये एक लाइन और दिया होगा, आप देख सकते हो कि ESM SDR हैटो दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या दिया हुआ? मॉडर्न गेम्स, मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री दिया हुआ है। दिया हुआ है ना। पूछ किसका रहा है ये बताइए।
पूछ रहा है कि समर का कोड बताइए। समर का कोड, पहले ये बताओ समर है कहाँ पे? यहाँ। क्या और भी कहीं समर है? कहीं भी नहीं है। तो देखिए, अगर सिंगल किसी वर्ड का पूछता है कोड कि समर का कोड क्या होगा, तो दो ही केस में आप आंसर कर सकते हो। पहला, या तो सिर्फ समर किसी और में दिख जाए, तो सिर्फ समर तो किसी और में समर है ही नहीं, तो अकेला कहां से दिखेगा? तो दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि अगर ओलंपिक और गेम्स का कोड अगर हट जाए, तो ओलंपिक्स कहीं दिख रहा है, जी हाँ, ओलंपिक ओलंपिक दिख रहा है। गेम्स दिख रहा है, जी हाँ, गेम्स और गेम्स दिख रहा है। मतलब कि ओलंपिक और गेम्स का कोड तो मिल जाएगा। अब समर तो कहीं है नहीं, लेकिन ओलंपिक और गेम्स कहीं ना कहीं पे है। तो जब ओलंपिक गेम्स कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, तो उसका कोड भी मैच करेगा। लेकिन समर इकलौता दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा इकलौता कोड है जो कहीं भी नहीं दिख रहा है? तो आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, कि ईएमएफ आपको ईएमएफ आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हैटो तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, जीएनआर कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो ये दोनों तो ओलंपिक और गेम्स का ना हो जाएगा। लेकिन समर जब कहीं नहीं दिख रहा है, तो जरूर ईएमएफ भी कहीं नहीं दिखेगा। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? ईएमएफ, ऑप्शन बी नंबर। ये हुआ शॉर्ट ट्रिक। पूरा एक एक छाट करके बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक एक तब छाटेंगे जब 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया हो, तब। ऐसे नहीं छाटना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, सीरीज ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था। पहला टर्म दिया हुआ है 7, दूसरा है 40, 56। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। फिर ये वाला बीच वाला टर्म पूछ रहा है, लेकिन इसके आगे का टर्म दिया हुआ है आपको समझने के लिए, 26 88 और 26 88 10, 26 88 0। इतना तो पता होगा आपको। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया गया है? मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ क्या किया गया है? मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ क्या किया गया है? मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 2 4, तो जरूर यहाँ पे क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाय 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाय 8। तभी ना जाकर के तभी ना जाकर के यहाँ पे जो है सो आपका मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा। तो मैच कर जाएगा कि नहीं? तो हमको आंसर्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंसर्स लाने के लिए 56 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 336। यो आंसर है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। कुछ था इसमें? नहीं था। 2 3 टर्म पकड़ाया तो नेक्स्ट टर्म भी पकड़ में आ गया। क्लियर है ना ये? आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से इसको देखना है। ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, हर जगह आ सकता है। और बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं? सिंगल सिंगल करके काउंट करते हैं, सिंगल सिंगल करके काउंट करते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ध्यान से देखिएगा। यहां बना देता हूं मैं, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? ठीक है, छोड़ दो आप। चलिए बनाता हूं मैं। यही दिया हुआ है ना? यही दिया हुआ है ना? कह रहा है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या
कितनी होगी। तो एक चीज हमेशा याद रखना आप, कि जब भी इस तरह का आपको दिखे दो विकर्ण को मिला हुआ, इसमें टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं, और इस तरह का अगर दिखे तो इसमें कितने 3 त्रिभुज दिखते हैं। ये जब मैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स जिस दिन पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा तो इसको मैं पूरा डिटेल जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, और बहुत जल्द आने वाला है वो सेट, ठीक है। तो जैसे एक तो यहां पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको लेके दिखाता हूं। एक आपको यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो 8 त्रिभुज तो यहां पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। 8 त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे 8 त्रिभुज यहाँ बन गया। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको, 8 त्रिभुज यहाँ पर भी बनेगा। लेकिन जब याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा इस सेक्शन को, जब ये 8 वाले दो अगर अटैच हो जाए, कोई कॉमन लाइन अगर हो, तो 2 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 गुना 2 प्लस 2, यानी कि 18 त्रिभुज तो यहां से आ गए। फिर आप देख लो ध्यान से कि ये 3 त्रिभुज यहां पे बढ़ेंगे, फिर उसी तरह से यहां पर भी 3 त्रिभुज यहां पर भी बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं 3 गुना 2 इज इक्वल टू 6, 18 6 24। लेकिन याद रहे कि इसको हमने काउंट नहीं किया है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा पार्ट, तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने काउंट नहीं किया। तो एक इधर बना, एक इधर भी बना। जब दो इधर बना तो फिर यहां पर भी तो बना, ध्यान से देखना। तो कितने त्रिभुज बढ़े, 4 और त्रिभुज बढ़े, 2 गुना 2 4 और त्रिभुज बढ़े। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, 28। टोटल त्रिभुजों की संख्या 28, ऑप्शन सी। समझ में आया। तो कुछ त्रिभुज छिपे हुए होते हैं, लेकिन ये सब ट्रिक को याद रखना है, अगर याद रहेगा तो दिक्कतें नहीं आएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 50, क्लियर है ना। आगे बढ़े, चलिए 16 से 20, ये मैंने बोला था ना कि चैप्टर वाइज मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, तो एक ही चैप्टर से मैं 5 क्वेश्चंस लिया हूं। आपको ये बैंक में इस तरह से एक ही क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कि अलग अलग क्वेश्चन, तो यहां पे कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर के जेड तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, सिंपल अल्फाबेट। इसी को जेड से ए लिख देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, रिवर्स अल्फाबेट। अब इसी को ए से एम तक को रिवर्स लिख देंगे तो उसको बोला जाएगा प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ रिवर्स। अगर एन से जेड तक को रिवर्स लिख देंगे तो द्वितीय अर्धांश बोला जाएगा। तो चलो यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस की तरफ हम आपको ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, काउंट करके तो कोई भी बनाएगा, आप भी बना दोगे, मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन काउंट करके नहीं बनाना है। तो क्या कह रहा है कि यदि उपर्युक्त वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को, ध्यान दीजिएगा, पहले आधे अक्षर का मतलब क्या कह रहा है वो, कि एम से ए। ये नहीं कह रहा है कि पहले आधे अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो मतलब कि पहले आधे अक्षर को विपरीत लिखा जाए, इसका मतलब कि एन से जेड को वो कुछ नहीं किया है। यही कह रहा है ना वो 16 नंबर में, कि प्रथम आधे अक्षर को यदि उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दाएं से 9th के बाएं कौन सा, तो दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो याद रखिएगा कि यदि एक दाएं हो और एक बाएं हो, अगर एक दाएं हो और एक बाएं हो तो यहां पे क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर दाएं बाएं दोनों दे दिया है तो क्या किया जाएगा, ऐड। तो चलो मैंने भी ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 18। लेकिन ये वैल्यू किधर से आया, 18 किधर से आया, तो हम देखेंगे से किसके साथ लगा हुआ है, दाएं से। तो ये वैल्यू किधर से आया, दाएं से 18। अब दाएं से 18वां लेटर कौन सा होगा। तो यहां तक तो 13 लेटर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक कितना लेटर 13। अब इधर कितना लेटर आपको जाना है,
5 लीटर और जाना है। तो 5 लीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां से तो ए से जो 5 लीटर जाओगे तो आपको कौन सा लीटर मिलेगा, ई। योर आंसर डी। ठीक है, ये तो मैंने लिख करके बनाया, इसी को शॉर्ट में बनाना होता तो कैसे बनाते। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दाएं और फिर बाएं। तो क्या करते हैं हम, 9 + 9 = 18 कर लेते। क्या कर लेते, 18। अब ये वैल्यू किधर से आता, दाएं से। हम इसको चेंज कर लेते बाएं में। जैसे कि इसको मैं बता देता हूं कि लास्ट में दाएं से 18 तो आया ना, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, इसका एक चैप्टर ही मैं लेकर के आऊंगा। तो दाएं से 18 हो गया जोड़ने पे, इसको हम लोग बाएं से चेंज कर लेंगे। तो बाएं से चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 - 18 कितना हो जाता, 9, यानी कि आई होता। लेकिन आई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रथम आधे अक्षर को विपरीत में लिख दिया है। तो क्या करते, तो इस दोनों का ऐड कितना होता है, 14। फर्स्ट हाफ में दो अपोजिट का ऐड कितना होता है, m + 14। 14 में से घटा लेते 9, ई आ जाता है। आपको सीखना है यहां तक, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब कि ए से एम को वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन एन से जो जेड है उसको। अब बताओ, द्वितीय अर्धांश को मैंने उल्टा लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं, सीखो, फिर आगे मैं सिखाऊंगा ही, लिख करके तो कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो कौन सा अक्षर दाई ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर। तो बताइए कि एक दाएं है और एक दाएं है और एक बाएं है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस करेंगे। मैं डायरेक्ट प्लस कर लूं, तो दाएं से 12 के बाईं ओर चौथा कितना हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, 16। किधर से, तो से किसके साथ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, से किसके साथ, दाएं से। तो ये वैल्यू किधर आ गया, दाएं से। आप इसको चेंज कर लो बाएं में, तो बाएं से ये कितना हो जाएगा, 27 - 16 यानी कि 11। क्या हो जाएगा, 11। अब बताइए कि बाएं से 11वें में तो कोई चेंजेज है, अरे बदलाव तो इधर है। हमको वैल्यू क्या आया कि बाएं से 11वां, तो ये तो के का के ही ना होगा, ये क्यों बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, के। यहां कोई बदलाव नहीं होगा, होगा यहां बदला, यहां पे 14 से क्यों घटाए थे, क्योंकि ये ए से एम को एम से ए कर दिया गया है। ठीक है, और वैसे अगर बनाओगे आप, तो दाएं से ही अगर बनाओगे, तो चलो मैं दाएं से ही बना के दिखा देता हूं। ठीक है, 16 तो आया, ये तो पता है, किधर से, दाएं से। यहां तक तो क्लियर है ना, क्योंकि जोड़ना है 12 4 16 दाएं से। अब यहां तक कितना हो गया, ये बताइए, यहां तक कितना हो गया, तो यहां तक 13 हो गया। 13 हो गया कि नहीं, 13 के बाद 3 और जाना है, तो एम एल और के होगा कि नहीं होगा, आंसर के। ऐसे भी बना सकते हो आप, लेकिन लिखना ना पड़ेगा, हम लिखने से बचाते हैं। तो चलो मैं यही दो क्वेश्चंस को मैं फिर से बताता हूं। ठीक है, यही दो क्वेश्चंस को, 16 नंबर क्वेश्चन जैसे कि मैं बताता हूं आपको, कैसे बनाओगे जरा ध्यान देना। कभी भी वैल्यू को बाएं से ले लेना है, तो एक बार दाएं जिक्र कर रहा है और एक बार बाएं जिक्र कर रहा है, तो जोड़ना है। तो 9 + 9 = 18। किधर से, दाएं से। दाएं में मत रहने दीजिए, इसको बाएं में चेंज कर दीजिए। तो बाएं से कितना हो जाएगा बताइए, 27 - 18 यानी कि 9 हो जाएगा। बाएं से 9वां अक्षर। अब कंडीशन कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को जो ए से एम था, उसको एम से ए लिख दिया गया। यही नहीं कह रहा है वो कि एम से ए लिख दिया गया, चलो एम से ए, लेकिन एन से जेड तो वही है। अब देखेंगे कि ये जो वैल्यू आया है बाएं से 9वां, बाएं से 9वां किस में आएगा, बाएं से 9वां किस में आएगा, इसी में आएगा। और इधर तो बदल दिया गया है, इधर बदल दिया गया है कि नहीं, इधर ना सेम है, लेकिन इधर तो बदल गया है, पलट गया है ये। तो क्या करेंगे, इस दोनों का ऐड कितना हो रहा है, 14। तो 14 में से 9 घटा देंगे, 5 का मतलब ई। लेकिन 17 नंबर क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है। 17 नंबर में क्या कह रहा है
तो देखिएगा 17 नंबर में कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा जाता है, तो दाएं और बाएं यहां पर भी है, तो यहां पर भी हम लोग जोड़ेंगे, तो पहले जोड़ लो 12 4 16, यहां पर भी वैल्यू दाएं से आया, इसका मतलब वो बाएं से कितना हो जाएगा, तो बाएं से 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ए से एम को कुछ नहीं कर रहा है, वो लास्ट में जो है सो विपरीत कर रहा है, इसको वो क्या कर रहा है, इसको वो अपोजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, द्वितीय अर्धांश को। अब बताइए कि बाएं से 11वां अक्षर इसमें ना आएगा, इसमें आएगा कि नहीं, इधर कोई चेंजेज है, जो जहां था वही है, तो हम क्यों बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, के का के ही आंसर होगा। ओके 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और एस के ठीक बीच में है, तो जी और एस के ठीक बीच में है, तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बाएं से 7, और एस का प्लेस वैल्यू बाएं से कितना होता है 19, तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि L प्लस एल बाई 2, ठीक है, L प्लस एल बाई 2, तो कितना हो जाएगा, एक वैल्यू लेफ्ट से 7 है और दूसरा वैल्यू लेफ्ट से 19 है, का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 19 7 26 का आधा 13, 13 किधर से आया, तो यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है कि नहीं, तो 13 किधर से आया, तो 13 आया बाएं से, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या दिया हुआ है, बाएं। अब बताइए कि बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम होता है, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम, आंसर एम। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलो आते हैं, अगर निम्नलिखित वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेम क्वेश्चन है, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा जो बाईं ओर से 12वां है, तो जो बाईं ओर से 12वां, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर, तो एक दाएं दिया हुआ है और एक बाएं, तो जोड़ दें, तो 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19। अब देखना है से किसके साथ लगा हुआ है, तो बाईं ओर से, मतलब यह वैल्यू किधर से आ गया, बाएं से 19। अब बताइए कि कंडीशन क्या कह रहा है, जरा आप बताओ। कंडीशन कह रहा है कि ए से एम वही है, लेकिन एन से जो जेड है, जेड से एन विपरीत लिख दिया गया। अब बताइए कि बाएं से जो 19 निकाले हुए हैं ना, तो बाएं से 19 इसमें आएगा या इसमें, तो इसमें आएगा, तो ये तो बदल गया, तो बदल गया तो हम दोनों को जोड़ेंगे, तो जेड और एन का सम कितना होता है 40, 40 में से घटा लीजिए, क्या हो जाएगा 21, यानी कि यू 40 सर कहां से लाए, जैसे यहां पे हम जोड़ करके लाए थे कि 1 प्लस 13 14, तो उसी तरह 26 प्लस 14 40 में से घटा लिए और सीधा आंसर आ गया। क्लियर है ना ये? 20 नंबर क्वेश्चन बताएं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं यहां से कुछ चीजें हटा रहा हूं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगर लिखित वर्णमाला में बाईं ओर के 5 अक्षर से आरंभ करके, बाईं ओर से 5 अक्षर से, निम्नलिखित वर्णमाला में बाईं ओर के 5वें अक्षर से आरंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब कि ए से जो है डी रह जाए, अब ई से जो है सो 12 अक्षर, तो ई से 12 अक्षर कहां हो जाएगा बताइए, ई से 12 अक्षर को अगर बात करें, ठीक है, तो क्या सब हो जाएगा, ई से 12 अक्षर, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ और पी, देखिए तो 12 अक्षर हो गया, 3 3 6 3 9 3 12, तो इसको वो कह रहा है कि उल्टा लिखने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है, मतलब कि पी से ई उल्टा लिख दिया, यही नहीं कह रहा है कि अगर लिखित वर्णमाला में बाईं ओर के 5वें अक्षर से आरंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में, चलो बाईं ओर से 5वें अक्षर से विपरीत क्रम में लिख दिया, फिर उसके बाद क्यू से लेकर के जेड तक वही का वही रह जाए, तो पूछ क्या रहा है, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा जो दाईं ओर से 14वां है, तब एक दाएं है और एक बाएं है, तो 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21, किधर से, तो से किसके साथ लगा हुआ है, दाएं से।
अब दाएं से 21 का मतलब बाएं से कितना 6। अब बताइए कि बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से छठा। यहां तक तो 3 अक्षर हो गए, 4 अक्षर हो गए कि नहीं हो गए। 4 के बाद पांचवा और छठा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, और यहाँ पे क्या है ओ। ठीक है, यानी कि योर आंसर इज ओ, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, समझ गए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। इसका मैं एक काम करूंगा, इससे मैं पूरा 20 क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा, और उस दिन कंसेप्ट के साथ मैं सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये आज का ये डेमोलेशन था। आपने देखा कि 20 क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका डिस्कशन आपने देखा। इसी तरह से आपको डे बाय डे करके सारा कुछ आपको ये चीज दिया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने कलीग्स को आप सब लोग जुड़िए, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, जो भी शेड्यूल्ड है टाइम का या फी वगैरह का, जो भी शेड्यूल्ड है, नॉर्मल फी रहेगा, एकदम नॉर्मल, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, नॉर्मल फी पे स्टार्ट हो रहे हैं सारा कुछ, और आप इस चीज को ज्वाइन करो जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, ओके। क्लियर है ये चीज। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन पे आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय सभी को।